and I also was connected to this institute, Ignited Minds. यहाँ की faculty बहुत अच्छी है, so you can always take some reference from the teachers you have here, and the notes वगैरह वो सब यहाँ का आप refer कर सकते हो. But ultimately I was out of this place, so वहाँ पे we had a group. I had a friend with me, so we used to study together. So hello everyone, I hope you are doing good. और मुझे बताओ आप लोगों ने प्रीलिम्स दिया था ये वाला, तो यू आर फ्रेशर्स अभी, जस्ट स्टार्टिंग विद द फाउंडेशन. तो थोड़ा सा ब्रीफली आई एक्सप्लेन कि व्हाट आई डिड, व्हाट माइट वर्क फॉर यू, और उसके बाद यू कैन स्ट्रैटेजाइज अकॉर्डिंग टू योर ओन whatever is at your disposal. उसके अकॉर्डिंग यू कैन मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. प्लस जो आप यहाँ ट्यूशन में पढ़ते हो उसको कैसे आप अपने जो घर पे नोट्स होते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, उनकी कैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस लगाते हैं, सो दैट हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेल अवेयर कि 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है. लेकिन जो तैयारी होती है वो होती है इंटीग्रेटेड. ऐसा नहीं होता है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल डिफरेंट करोगे. जो एक एनालिटिकल माइंड है, सबसे पहले अपने माइंड को क्यूरियस बनाओ. यू मस्ट हैव दिस क्यूरियोसिटी कि नहीं, अगर ये प्रोसेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. I'll tell you our example. When we were in college, I did my graduation from Delhi University, and then I went to Jamia RCA. When we used to sit together, all of the friends, and we used to study and discuss छोटी छोटी चीज़ों को लेके. और कभी हम पढ़ते थे, अच्छा ये वाली जगह है, दिल्ली में ये जगह है, तो वी यूज टू स्क्रॉल डाउन अपना विकीपीडिया को देख के डीपली उसकी हिस्ट्री देखते थे. तो दिस इज़ हाउ क्यूरियोसिटी हेल्प्स यू इन दिस एग्ज़ाम. दूसरी चीज़ होती है बेसिक्स. अपना बेसिक्स क्लियर रखना. बेसिक्स क्लियर रखने के लिए क्या करना होता है, एनसीईआरटी पढ़नी होती है. एनसीईआरटी सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका होता है. एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप एक रीडिंग करते हो बुक की, ठीक है, जैसे छोटे जब हम होते हैं हम बुक की रीडिंग करते हैं. फिर उसके बाद होती है सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग होती है. जब तक ना आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब हो जाए ना, अच्छा ये इवेपोरेशन प्रोसेस है, ये कैसे हो रहा है, अच्छा ये कन्वेक्शन है, कंडक्शन है, ये कहाँ हमारे, अच्छा ये प्रोसेस हो रहा है, ये रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ में आ सकता है, एटमॉस्फेयर में ये कैसे होगा, अच्छा ओशंस में ये कैसे होगा. जब ये चीज़ें लिंक हो जाती है ना, तब आप प्रीलिम्स में एटलीस्ट 2 में 4 में से एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. आप लोग अगर प्रीलिम्स का पेपर देखोगे जो जेकेपीएससी का होता है, दैट इज़ नो लेस देन यूपीएससी का पेपर. डिफ़िकल्ट होता है और कॉन्सेप्चुअल होता है, और कहीं ना कहीं वो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, वो भी आते हैं. और फैक्ट्स कैसे आप करोगे, फैक्ट्स के लिए आपको रिवाइज़ करना पड़ता है. अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम हम 1 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, याद ही नहीं रहता है. लेकिन ये देखो कि आपका अपना तरीका कौन सा है याद करने का. बहुत सारे बच्चे हैं जो निमोनिक्स बनाते हैं. there are students who make stories. ठीक है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स who make stories out of, अच्छा ये याद नहीं रहता है, then we will make a story that वो बाबर यहाँ आया था, then अकबर से मिला, ऐसे टाइप की स्टोरीज बनती है. तो निमोनिक्स, स्टोरीज, योर ओन स्ट्रैटेजी. और फिर एक्टिवली रीडिंग. ठीक है, हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन आई टेल यू सम साइंटिफिक थिंग्स जो आपको हेल्प करती है चीज़ों को याद रखने में, रिटर्न करने में, और उसको वहाँ पे रिकैप्चुलेट करने में. वो होती है साइंटिफिकली खुद को एक्टिवली इन्वॉल्व करना. एक्टिवली इन्वॉल्व कैसे करते हैं, व्हाट आई यूज टू डू. एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत गंदी टर्म्स होती है, ठीक है, मतलब वो याद ही नहीं रहती है. तो आई यूज टू रीड देम अलाउड अपने रूम में बैठ के. देन आई यूज टू रिकॉर्ड देम ऑन माई फ़ोन, एंड देन आई यूज टू लिसन देम. मैं उनको इतनी बार सुनती थी ना कि अब मुझे वो याद रह गई है. वो टर्म्स जो है, पट्टू पट्टू, इलांगो अडिगल, शिल्पाधिकारम, तो वो ना वो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में तब आएंगी जब हम उनको कंटिन्यूसली सुनोगे. अब सुनने के लिए ज़रूरी नहीं है ना कि आप बार बार क्लास में आओ. सुनने के लिए आपको अपने मेथड निकालना पड़ेगा. एक बार टीचर ने पढ़ा लिया, उसके बाद यू हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ. खुद से पढ़ के रिकॉर्ड करो और फिर उसको सुनो. पहले नॉर्मल स्पीड पे सुन लो, फिर उसको फास्ट करके सुन लो. दिस इज़ हाउ यू रिवाइज. जो चीज़ें होती है ना जो याद नहीं रहती है, रट्टा मार वाली चीज़ें,
उसके बाद कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी वो भी कैसे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो। एंड आई विल सजेस्ट यू, फॉर एग्जांपल अगर आज आप यहाँ कौन सी क्लास ली, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसी हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो। अगर 6th भी पढ़नी पड़े, 6 से लेके 12 तक भी पढ़नी पड़े ना, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं ना, यूपीएससी 6 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन ऐसा डालता है कि हम कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से। वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, उनको तक नेगलेक्ट नहीं करना है। हम क्यों कहते हैं कि ये एग्ज़ाम इतना टफ होता है, इतना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। वो जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाला है उसने भी तो कहीं से रेफरेंस लिया होगा ना, तो एटलीस्ट आप 3 ऑप्शंस में से एक को एलिमिनेट कर पाओ, उतना बेसिक नॉलेज आपको रखना ही है। एनसीईआरटी क्लियर। उसके बाद आपके होते हैं स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स आपको पता ही होगी, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, आपका मॉडर्न हिस्ट्री में, फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स होती है, जिसमें तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स जो है बहुत अच्छी बुक्स होती है। ये बुक्स तो ठीक है, ये सब पढ़नी है, लेकिन जो आपके यहाँ क्लास नोट्स होंगे ना, उनसे उनको सप्लीमेंट करो। जो क्लास नोट्स है ना, ये बहुत टायरसम प्रोसेस होता है। आप जब खुद नोट्स बनाने बैठते हो ना घर पे, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब आपको यहाँ क्लास में नोट्स मिलेंगे ना, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, घर जाके अपना एनसीईआरटी खोलो, अपना विकीपीडिया खोलो, जितने रिसोर्सेज से आपको थोड़ी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, उस टॉपिक के साइड में ऐड करो। आप मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ, मैं बताती हूँ क्या करो। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कल 2 दिन में, 3 दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लेते हो। ये बहुत सारों ने बोली होगी, तो चलो आई रिपीट कि कैसे क्या होता है। गिव मी योर पेन। जैसे देखो, हेयर वी हैव दिस, कोई ये जैसे है, ये पूरा टॉपिक रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई विल सजेस्ट यू, ये जो टॉपिक है ना, ये तो लिखा, फिर साइड में ना थोड़ी स्पेस खुली छोड़ो, ठीक है। साइड में इतनी स्पेस, एटलीस्ट इसको टर्न करो पेजेस को। नेक्स्ट टाइम ये जो क्लीन पेज है, इसका एक थोड़ा सा स्पेस खुला छोड़ो, ये वाला, सो दैट कि आप करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर की मैगजीन्स रिवाइज करनी होती है, वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपका जो भी पार्लियामेंट वाला चैप्टर होगा, इसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ अभी न्यूज़ में है। अभी न्यूज़ में करंट अफेयर में कुछ और टॉपिक्स रहते हैं, पार्लियामेंट से बिल्स रहती है, एक्ट्स रहते हैं, तो आप वो वहाँ पे ऐड कर सकते हो साइड में। जब आप ये स्टैटिक पढ़ोगे और साथ में आपका करंट अफेयर भी यहाँ से होगा, तो वो एक फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस लगते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आता है आपका प्रीलिम्स में या मेंस में? मेंस में तो मोस्टली जो करंट अफेयर में टॉपिक चल रहे होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, जब आप आंसर लिखोगे, वहाँ आपको स्टैटिक पोर्शन से भी बैकिंग देनी पड़ती है। स्टैटिक पोर्शन मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, पॉलिटी का ही ले लो, कोई क्वेश्चन आया कि गिव सम चैलेंजेस और रिफॉर्म्स इन सीएजी, इन द बॉडी सीएजी या सीबीआई, तो वहाँ आप इंट्रोडक्शन में उसका आर्टिकल मेंशन करोगे, आप उसमें राइट्स, उसके ड्यूटीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें मेंशन करोगे। ये स्टैटिक पोर्शन की चीज़ें हैं। और करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं वो फर्दर फिर डिस्कस करोगे। तो ये होती है फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस लगाना अपने आंसर्स में। दूसरी चीज़, मेकिंग योर आंसर्स वेरी रीडेबल। हैंड राइटिंग पे थोड़ा काम करना, अगर किसी की हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा काम करो, बट ओवरऑल इतना होता है कि वो आंसर पढ़ा जा सके, ऐसा आंसर लिखो। दूसरा चीज़ होता है कि अपना डायग्राम्स, हम एक चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं ये जो एग्ज़ाम है ये ऐसा है कि आप वहाँ जाओगे, आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि टाइम नहीं होता है, सोचने का टाइम भी नहीं होता है, आप वहाँ पे जल्दी जल्दी करोगे तो ख़त्म। लेकिन आप वहाँ डायग्राम ऐड कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, स्टाइलिस तो होता है, वहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चैलेंजेस हो गया, तो 4-5 चैलेंजेस, जल्दी जल्दी ऐसे फ्लो चार्ट। इससे क्या होता है, एक तो आपका पेज भी बढ़ जाता है, टाइम भी बच जाता है। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स होती है। और फिर ये ना आप प्रैक्टिस करा करो, जब आप अपना टॉपिक्स भी पढ़ोगे ना तब भी प्रैक्टिस करो। अच्छा क्लास में नोट्स बना रहे हैं, मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा कि ऐसे ये डायग्राम यहाँ आ सकती है, फ्लो चार्ट आ सकता है। बहुत टाइप्स के फ्लो चार्ट्स होते हैं, ऐसे वाले होते हैं। तो आप ये टॉपर्स कॉपी जाओ, यूपीएससी की टॉपर्स कॉपी देखो, वहाँ से रेफ़र करो। और हमारा यूपीएससी और केएस का सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सेम, तो बेटर प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, क्योंकि जहाँ व्हेन यू एम हायर ना, एटलीस्ट जो भी उसके नीचे नीचे है वो सब कुछ हो जाता है। द अदर थिंग इज़ इंटरव्यू।
आप मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हो, ठीक है, ओवरऑल ना आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती है। आप अगर कुछ साल पहले खुद ही को देखोगे, जब जम्मू कश्मीर पे कोई इशू होता था, तो आप उसको डिफरेंट तरीके से यू वर परसीविंग इट इन अ डिफरेंट मैनर, बट राइट नाउ यू हैव ऑल द हिस्टोरिकल बैकिंग्स, you have the knowledge of what were the political events that followed, so you have a complete different personality to present, different perception to present what was there before. तो ये है ना, ये तैयारी के साथ ही आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाएगी। एंड आई सजेस्ट यू कैरी योर सेल्फ, मेक अ माइंड सेट सच दैट यू सी योर सेल्फ एज अ ब्यूरोक्रेट इन फ्यूचर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप खुद में भरोसा रखोगे ना, खुद में बिलीफ रखोगे, तभी जाके आप बेटर कर पाओगे लाइफ में। सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्फ डाउट है ना, सेल्फ डाउट की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी डिटीरियोरेट होती है। मतलब जैसे जिस एज में आप हो, जिस एज ग्रुप में आप हो, इसमें ना बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, यार फ्यूचर में क्या होगा, मेरा फ्रेंड तो डॉक्टर बन गया, वो तो इंजीनियर बन गया, वो तो इधर गया उधर गया। जो ये सेल्फ बिलीफ है ना, दिस विल हेल्प यू टैकल एवरीथिंग। और एक चीज़ है हॉबी, एक हॉबी रखो, एक ऐसी हॉबी विच विल बी प्रोडक्टिव फॉर यू। हॉबीज़ क्यों हेल्प आपको करेगी? जब भी आपका मन होता है ना थोड़ा भटक जाता है, पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ोगे, कितना एक ही बार, कितनी बार ही एंशंट हिस्ट्री पढ़ोगे, कितनी बार ही एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। वो जो साइड में एक छोटी सी हॉबी होती है ना, दैट कीप्स यू गोइंग, यू ऑल्सो मेक योर सेल्फ बेटर इन दैट हॉबी ऑल्सो। इवन आई डिड द सेम, आई स्टार्टेड माई हाउस ऑफ कश्मीर का एक बिजनेस था, मैंने स्टार्ट किया, तो इट वॉज माई हॉबी के साइड में आई डिड दिस, ऑनलाइन बिजनेस चल रहा था मेरा, एंड साथ में मैं पढ़ाई भी, आई इम्प्रूवड इन दैट आस्पेक्ट ऑल्सो, एंड आई वॉज स्टडिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं था कि मैंने खुद को कमरे में बंद किया था। आई यूज़ टू डू एवरी टाइप ऑफ वर्क। अगर मुझे कभी आंसर राइटिंग करनी होती थी, वो सब करती थी, आंसर्स को इवेलुएट भी करती थी, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करती थी टॉपिक्स को, बट एट द सेम टाइम आई डिड नॉट लूज माई ओन सेल्फ। ओन सेल्फ मतलब व्हाट इज़ योर इंडिविजुअलिटी, हाउ यू सी योर सेल्फ। क्योंकि हम जो होता है ना, ये जो प्रिपरेशन है यहाँ डिफरेंट है। जहाँ आप फैमिली में हो, वहाँ आप किसी के ब्रदर सिस्टर ऐसे रहते हो, लेकिन जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, फॉर एग्जांपल आई एम समवन हु लव्स टू पेंट, हु लव्स टू कुक, who loves to do, I used to do this business, so I loved handicrafts, so I learned handicrafts also. So maintain your individuality, it will help you in very longer run. फिर दूसरी चीज़ हो गई पढ़ाई। पढ़ाई में आई एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा हर स्टेज का, एंड आई थिंक इट विल बी बेटर इफ़ आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू, तो आप लोगों के डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और मीनवाइल अगर मुझे कुछ और टिडबिट्स याद आएंगे मैं बताऊंगी, तो you can go ahead and ask questions. पूछो। Your personal experience regarding this exam. Personal, अच्छा, I'll tell you that I started my graduation. It was 2019, my third year of college. I did my BSc Honours Zoology from Hansraj College. Then I started from there only, मतलब started with कुछ magazines थी, and I also was connected to this institute, Ignited Minds. यहाँ की faculty बहुत अच्छी है, so you can always take some reference from the teachers you have here, and the notes वगैरह वो सब यहाँ का आप refer कर सकते हो। But ultimately I was out of this place, so वहाँ पे we had a group, I had a friend with me. So we used to study together, and then we prepared notes. We also we used to watch the news analysis जो होता है ना, न्यूज़पेपर एनालिसिस, वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से क्रिस्प मैनर पे न्यूज़ एनालिसिस बताते हैं, वो यूट्यूब पे होता है। देयर आर डिफरेंट चैनल्स ऑल्सो, यू कैन सर्च। एंड देन मैगजीन्स भी होती थी, एंड बेसिक बुक्स जो होती है वो तब मैंने स्टार्ट की थी 2019 में। बेसिक्स मतलब NCERT वगैरह, NCERTs पढ़ना। इंटरेस्ट होता है ना, एक बंदे को खुद का इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। एट द सेम टाइम आई लुक डाउन कि अच्छा सिलेबस क्या है, सिलेबस को डीपली स्टडी करना विद टाइम। यही चीज़ है ना, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आज आप बैठोगे ये 3 महीने में इतना, 4 महीने में इतना, वो तो कोई तूफान मेल जीनियस होगा वही कर पाएगा। जो मतलब
एक ह्यूमनली पॉसिबल होती है ना, पहले आप लोगों को उस जोन में आना पड़ता है। वो जोन होता है पढ़ाई वाला जोन। लड़कियों के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लड़कों के लिए क्योंकि लड़कों को अपना वो यारी दोस्ती सब छोड़नी पड़ती है। और लड़कियों के लिए क्या होता है, लड़कियों के लिए होता है कि देयर इज दिस फैमिली प्रेशर, मतलब नॉट प्रेशर बट फैमिली कोरस, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ये वो, उन सबको टोटली स्विच ऑफ, ब्लॉक मारो, सबको बाय बाय करो, अपना जोन बनाओ, उस जोन में आ जाओ। जब आप उस जोन में आओगे ना, तब आप अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम कर पाओगे। वॉट यू आर इनसाइड आउट, यू वर्क ऑन दैट, यू ऑल्सो मेंटेन, यू ऑल्सो एक्चुअली इन्हांस योर कैपेबिलिटीज़। अपनी राइटिंग स्किल्स विद टाइम डेवलप करते हैं। उस टाइम पे आप अपना ये देख सकते हो टॉपर्स आंसर कॉपीज़। तो 2019-20 के आसपास आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, जैसे और ही नहीं बोलता है आई वर्क ऑन, तो उस टाइम पे आई रियली वर्कड ऑन माई सेल्फ, माई स्किल्स, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। उसके बाद 2021 में आई फिल्ड द फॉर्म ऑफ JKPSC एंड आई वॉज लाइक कि चलो बेसिक्स तो हाँ, आंसर राइटिंग भी आती है, ये सब आता है, आई डू इट। इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि आई डू इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मीनवाइल आई केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग, ऐसा नहीं था मैं रुकी, मैं न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ रही थी, यहाँ तक कि आई ऑल्सो स्टडी न्यूज़पेपर, अभी भी पढ़ती हूँ। वो चीज़ें छूटती नहीं है, वो एक बार आदत लगती है ना, वो रहती है, और ये अच्छी चीज़ है। नॉलेज गैदर करना, नॉलेज रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहते हैं ना, ये एक खजाना होता है, ये ओवर टाइम आप जितना ज़्यादा गैदर करते हो, जितना ज़्यादा स्प्रेड करते हो, ये उतना ही बेनिफिट रहता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी। तो आई यूज़ टू राइट आंसर्स, आई वॉज इन जामिया RCA, तो आंसर राइटिंग, डिस्कशंस, सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाना, टॉपिक वाइज नोट्स बनाना। I used to refer to the teachers from here also, from other institutions also. So with time you make yourself better. और टेस्ट सीरीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फॉर मी टेस्ट सीरीज़ वॉज लाइक कि आई ओनली रेड द सॉल्यूशंस। जो होता है ना, विजन के टेस्ट आते हैं, उसके सॉल्यूशंस आते हैं, बस सॉल्यूशंस पढ़ती थी, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, दैट्स इट। ठीक है, प्रीलिम्स का यही था, बेसिक्स NCERT वगैरह पढ़ लिया। लेकिन हाँ, कुछ बुक्स होती है, जैसे ल्यूसेंट होती है, ल्यूसेंट पे आपको फैक्ट्स ना बिल्कुल क्रिस्प तरीके से होते, उसका मैं रट्टा मारती थी, क्योंकि वो एंशेंट उस पर अच्छे से दी हुई है, मेडिवल, मॉडर्न, रट्टा मारो उसका, अपना क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ो। उसके बाद अपना पर्सनालिटी, तो उस टाइम पे हम इतना नहीं सोचते थे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का ही था। फिर 2021 में फिर एग्ज़ाम हुआ, आई क्वालिफाइड द प्रीलिम्स, और उसके बाद मेंस दिया। मेंस में मैंने बहुत अच्छी तैयारी रखी थी, एंड आई विल सजेस्ट यू, आप लोग भी अच्छी रखो, क्योंकि मेंस में क्या हुआ, मेरा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है मेंस में। वरना पेपर होता है, 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन आता है, वो मतलब ऐसे बुलेट्स नहीं आती है, वैसे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है, और हाथ इतने थक जाते हैं ना, पूरा दर्द होने लगता है, पूरे बाजू में, पूरे उंगलियां। बट यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग, यू हैव टू जॉट इट डाउन, बहुत तेज़ लिखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएगी, जब आप प्रैक्टिस में रहोगे। वो प्रैक्टिस जब छूटती है ना, वो उस चीज़ को, उस जोन में आना जल्दी नहीं आ पाता है, तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अगर आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हो, आई सजेस्ट यू दो आंसर, एक आंसर डेली लिखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आपका रैंक, जो आपका सर्विस, वो सब डिसाइड कैसे होगा, मेंस की वजह से। मेन कहते हैं ना इसको, मेंस इसीलिए नाम रखा है, क्योंकि सबसे मेन एग्ज़ाम तो यही है। यहाँ पे आपकी नॉलेज का टेस्ट होता है, यहाँ आपकी परसीवरेंस का टेस्ट होता है, यहाँ पे आपकी थिंकिंग का, यहाँ पे आपकी एथिक्स, आपकी मोरालिटी का चेकअप होता है। एथिक्स में भी आंसर जल्दी लिखना होता है, तो वहाँ पे भी जो आपके दिमाग में जल्दी आएगा एथिकली, वही आप वहाँ पे जॉट डाउन करोगे। तो विद टाइम यू हैव टू डेवलप दिस एथिकल सेंस ऑल्सो। तो मेंस के बाद मेंस भी आई क्वालिफाइड, इट वाज फाइन, एंड देन इट वाज इंटरव्यू स्टेज। 2021 की बात चल रही है अभी। इंटरव्यू में आई स्कोर्ड डिसेंट मार्क्स, इट वाज 170, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वाज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, और जब ये रिजल्ट निकला ना, आई वॉज टोटली शॉक्ड, क्योंकि आई वॉज लाइक कि हाँ, होना तो है, ये क्या है, ये तो मैंने अच्छे से किया है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है, कुछ नहीं। फिर बाकी स्टूडेंट्स का अपने आंसर्स में आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि नहीं, जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, बिकॉज आई यूज टू सी अदर्स आंसर्स ऑल्सो। बट जब वो शॉक लगा ना, दैट वॉज समथिंग कि दैट वॉज अ मेजर सेटबैक। बट अल्टीमेटली 20 दिन बचे थे नए मेंस को,
यहाँ तक इंटरव्यू की वो पूरा 1 साल चला गया पीछे। तो आई पिक्ड अप माई नोट्स, जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैंने हर सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज़ किया एंड देन आई रोट मेंस अगेन। और इस वाले मेंस में शायद मेरा 1-2 क्वेश्चन छूट भी गए, क्योंकि आई वॉज एंग्जाइटी थी, थोड़ा सा डिप्रेशन भी था, यार इतनी मेहनत करने के बाद अच्छा नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये वाला क्या हो गया, रिजल्ट आया एंड आई सॉ द PDF, आई हैड 1002 मार्क्स और पिछले वाले में आई हैड 1030 मार्क्स। मैंने PDF फिर से बंद किया, मैंने कहा यार अभी तो इस बार तो मेरे कम मार्क्स है, अब कैसे होगा, पिछली बार नहीं हुआ 1030 में। बट देन आई सॉ कि ओवरऑल मेरिट 100%, 100 मार्क्स से पीछे हो गया, ओवरऑल इट वॉज अराउंड 100 मार्क्स। तो आई वॉज इन द लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ समथिंग दैट कि कितना सेटबैक लगता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि आप एंग्जाइटी में चले जाओ या डिप्रेशन में चले जाओ। गिव योर सेल्फ अ चांस, कोई बात नहीं, कंडीशंस बहुत बुरी कंडीशंस होती है, लेकिन लोग करते हैं। बहुत गंदे टाइम्स आते हैं जहाँ पे इंसान मेंटली इतना प्रेशर हो जाता है, फैमिली प्रेशर, ये वो, थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है, लेकिन उस चीज़ को ना हावी नहीं होने देना चाहिए खुद पे। जो आपकी प्रिपरेशन है उसको चलाते रहो, उसको मत रुकाओ, लेकिन जो ये थोड़ा एंग्जाइटी होती है, ये सब चीज़ें होती है, उसको टैकल करो कि आप खुद कैसे उन सब चीज़ों को टैकल कर सकते हो। ओवर द टाइम ये चीज़ें होंगी, आप लोगों के साथ भी होंगी। ऐसा होगा कि खाना खाना भी भूल जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप उस टाइम पे खुद को बिल्कुल एक गोल ओरिएंटेड रखोगे, अपने अंदर से एक पॉजिटिविटी होती है ना, एक पॉजिटिविटी रखोगे हमेशा। लोग आएंगे आपको बोलेंगे, ताने भी देंगे, अच्छा ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, कुछ और कर लेती, वो करते। बट let them say anything, but create a bubble for yourself where you are working hard on yourself as well as for this exam, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि प्लान बी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन है, सब्जेक्टिव है। मेंस का पेपर आपका किसके पास जाएगा वो डिपेंड करता है, वो एग्जामिनर आपका पेपर कैसे परसीव करेगा, वो कैसे चेक करेगा। आप 100% अच्छा भी लिख लो, क्या पता उसको अच्छा लगे कि नहीं। इसीलिए यू नेवर नो। प्लान बी ऐसे रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग गुड टू डू, आई हैव समथिंग बेटर टू डू। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी ये किया था, मैंने साथ साथ में अपना मास्टर्स भी कर लिया था एंड मैंने नेट भी दे लिया था। तो आई हैड दिस वन बैकअप कि अगर ये नहीं हुआ तो आई डू माई PhD वगैरह, आई गो इन हायर एजुकेशन। बट अल्टीमेट बिजनेस भी कर रही थी साथ में, तो B.Ed भी मैंने किया था, तो आई वॉज स्टडिंग ऑल्सो, आई वॉज डूइंग अदर थिंग्स ऑल्सो। बट दिस इज़ हाउ आई मेंटेन माई, थोड़ा एंग्जाइटी होती थी ना, आई यूज टू डू हेयर एंड देयर। तो दिस इज़ हाउ माई जर्नी वॉज। एनी अदर क्वेश्चन? It is specific question about from general question. I have heard many as to that. Don't go for NCERT and science papers. So what is your personal experience about the YouTubers? I have seen many YouTubers as that don't go, because it is specific to current affairs. जो science का पेपर है वो current affairs से specific। अच्छा, you are saying about optional? Yes, no, not about Science and tech. Yes ma'am, क्योंकि साइंस में जब जनरल जब पेपर जब आता है तो वो पर्टिकुलर आता है करंट के रिलेटेड, नॉट स्टैटिक्स के रिलेटेड, सो ये इसके रिलेटेड। तो बोला जाता है कि नहीं मत पढ़िए क्योंकि करंट को स्ट्रॉन्ग बनाए, सो ऑब्वियसली आपके ये। सो व्हाट इज योर पर्सनल व्यूज? माई पर्सनल एडवाइस इज़ कि देखो, आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ accelerometer in it, which of the following devices uses accelerometer in it। तो पहला ऑप्शन था when you throw the laptop from a height and then it falls down, उसके बाद उसकी स्क्रीन खुद ऑफ होती है लैपटॉप की। दूसरा था कि when you have the screen जो होती है ना, when you tilt your phone, उसके बाद आपका वो स्क्रीन टिल्ट हो जाती है। तीसरा ऑप्शन था कि in the cars, वो मैक्सिमम बच्चे थे उनने कार्स लगाया था, लेकिन मैंने 11th NCERT में पढ़ा है कि देयर इज़ G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन सेंसिटिव जो मतलब होता है ना, सेंसर्स होते हैं हमारे फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, मे बी ये इस एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करते होंगे। ये एक्सेलरोमीटर ही तो होता होगा जो डिटेक्ट करता होगा G 9.8। ये चीज़ मैंने कहाँ से पढ़ी है? मैंने NCERT में पढ़ी है। क्या आपको ये करंट अफेयर या आउट ऑफ कोई रेवलेशन भी नहीं आएगी कि अच्छा ऐसे है? तो बेसिक्स है ना, बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है।
तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी जो मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। मेरा तो बैकग्राउंड वो था तो मैंने किया, लेकिन जो फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के थे वो सब कार लगा के आए, वो सब क्रॉस करके आए उस चीज़ को, क्योंकि वो सोचते कि लैपटॉप और इसमें क्या ज़रूरत है एक्सेलरोमीटर की, इसको थोड़ी ना कहीं इधर राइट लेफ्ट जाना होता है। लेकिन ये भी तो सोचो, जब हम ऊपर लेते हैं चीज़ को तब वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो ये चीज़ें कहाँ से क्लियर होंगी? जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। एनसीईआरटी पढ़ो, क्या ही जाएगा, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, प्रिपेयर ही तो कर रहे हो। 1-1 घंटा अगर कुछ मूवी नहीं देख ली, नेटफ्लिक्स नहीं देख लिया, एनसीईआरटी पढ़ लो। तो बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग रखो। अनदर क्वेश्चन पूछ लो। सीसैट सीसैट डिफिकल्ट आता है। सीसैट में आप एक काम करोगे, आप लोग निकालोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चंस। सुनो, आप करोगे ना उन क्वेश्चंस को, आप एक बार पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। जो नहीं आएंगे ना सॉल्व करने, उनको गूगल पे सर्च करो, इसने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार आपने सॉल्व किए ना, आपका एक माइंड बन गया कि नहीं ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपका किसी और टॉपिक परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है। फिर आप जाओ, या तो यहाँ क्लासरूम में पढ़ा लेंगे आप लोगों को सीसैट, अगर नहीं पढ़ाया तो आप अपना कोई बुक ला लो, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन एज इन मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करो। मैं तो यूट्यूब से पढ़ती थी सीसैट। देयर इज वन चैनल सिविल स्टैप, तो सिविल स्टैप यूपीएससी करके है, वो 2020 सीसैट के लेक्चर्स उस पर है दिए हुए, मैं उसी से सॉल्व करती थी। तो सॉल्व करके बस मैं उससे, दैट वाज इट। सीसैट मैं उधरी से करती थी, उस चैनल से। कोई बुक भी नहीं थी मेरे पास, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये चैनल पे जो क्वेश्चंस सर दिखाते रहते हैं ना, ये ऐसे सॉल्व करना है, वैसे सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, मैं टाइम देती थी, 2 घंटा 1 घंटा, जैसे ही प्रिपरेशन मतलब प्रीलिम्स को 2 महीना रहता था, मैं 1-1 घंटा सीसैट को देती थी। यूट्यूब पे सर्च करती थी परसेंटेज क्वेश्चंस, तो करती रहती थी सॉल्व। कुछ ट्रिक्स वो दिखाते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स, उसकी एक छोटी नोटबुक रख लो, 3-4 पेज बना लो, उस पर वो ट्रिक्स लिखो। फिर जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो ना, जब एग्जाम होता है फिर 1 घंटा बचता है, उन ट्रिक्स को जल्दी जल्दी रिवाइज करो। फिर उसके बाद आप वो अपना एग्जाम में यूज़ करो। और फिर उसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन होता है। कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज़ याद रखो कि कॉम्प्रिहेंशन में जो पूछा जाता है ना, बस आप दुनिया भर की नॉलेज आपके पास होती है वहाँ पे, उसको भूल जाओ। जो वहाँ पूछा गया है ना, वो जो पैराग्राफ उस ऑथर ने लिखा है ना, बस उसी पे सीमित रहो। मतलब ओनली थिंक अबाउट दैट कि अच्छा ऑथर ने इस लाइन में क्या लिखा है, क्योंकि हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को वहाँ यूज़ करते हैं, वो गलती नहीं करना। जो वहाँ पे उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बस उस नॉलेज को वहाँ पे यूज़ करो, उधर पे टिक मारो, उसको आंसर को भूल जाओ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाओ और आइडेंटिफाई करो आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो पहले वही करो। आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग था तो आई यूज टू गो फॉर कॉम्प्रिहेंशन, सारे मैं करती थी। तो मैंने जो जेकेपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन किया था उसमें मेरा कोई गलत नहीं हुआ था। तो आई निव कि ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, मेरे ईजी आते हैं यहाँ काफ़ी। लेकिन रीजनिंग वगैरह ना मेरा थोड़ा सा वीक होता था, तो उसमें भी आइडेंटिफाई करो वेन डायग्राम आपका स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अच्छा, एक पॉइंट आता है कि क्वेश्चन वहाँ सॉल्व नहीं होता है, तो हम कहते हैं अब क्या करें, उसको उधर ही छोड़ो, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। तब तक सब कॉन्शियस माइंड में ना वो क्वेश्चन कहीं चल रहा होता है, और फिर आ जाओ, अगर टाइम बचा वापस से उस क्वेश्चन पे आओ, मे बी वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, और क्वेश्चंस पूछो। मैम, ये जो प्रिपरेशन करते रहते हैं, इसके बीच में बाकी सारे एग्जाम्स भी आते रहते हैं, जैसे एसएससी, जेके एक्सेट्रा। तो जब एग्जाम पास हो तो उनकी प्रिपरेशन में लग जाते हो, यूपीएससी का ट्राई बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। इसके लिए देखो, अगेन मैं ये बोलूँगी कि हर चीज़ को पॉजिटिवली लो। जब हम वो टेंशन लेते हैं ना, यार अब तो हमारे 10 दिन जाएंगे इसमें, लेकिन यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है ना जिसमें आपके पास इतनी नॉलेज होती है कि आप ये एसएससी, जेके, एसएसबी एग्ज़ाम निकाल लेते हो। कोई मुश्किल नहीं होती है एग्ज़ाम निकालना। हाँ, मे बी इसमें कोई पोर्शन एक्स्ट्रा हो, जैसे मैथमेटिक्स का पोर्शन एसएससी में एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। कोई बात नहीं, दे दो, आधा घंटा दे दो। अगर आप आधा घंटा कम सोओगे, इस 1-2 साल के लिए मेहनत कर लोगे, उसके लिए क्या जाएगा, है ना।
तो अपना वो करते रहो। एग्ज़ाम, हाँ ये अच्छी चीज़ बोली, ये जो एग्ज़ाम्स होता है ना, यूपीएससी बहुत सारे और एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, जिसकी बेसिस पे अच्छी सैलरी वाले जॉब्स, अच्छी जॉब्स मिलती है, गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है, वो वाले एग्ज़ाम्स भी दो। मैंने तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें कोई शर्म नहीं है। एग्ज़ाम दो, निकालो, चलते जाओ। अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी पुलिस सर्विस में, जो जिनको पुलिस सर्विस मिलने वाला है, उनने एसआई का एग्ज़ाम दिया था, शायद एसआई का रिजल्ट आया था और उनने उसमें वो क्लियर भी किया था। तो एग्ज़ाम्स है ना, दीज आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल जर्नी। मैंने भी अपना मास्टर्स का एग्ज़ाम दिया, मैं भी अपना बीएड का एग्ज़ाम देती थी, फिर मैं सोचती थी यार ये क्या है, फिर बट बैक ऑफ द माइंड में मुझे लगता था नहीं, लेट मी टेक इट पॉजिटिव, मे बी इससे कल को एक क्वेश्चन मेंस में आए, आधा ही क्वेश्चन मेंस में आए, या कहीं पे नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है। नॉलेज इज समथिंग दैट विल हेल्प यू ओवरऑल, इट विल हेल्प यू टू ग्रो। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स ना, उसके लिए क्या होता है, आप धीरे 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 पढ़ते रहो, अच्छे से यूपीएससी का पढ़ते रहो, लेकिन हाँ जो उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना पड़ता है ना, उसके लिए अपना आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो, कोई टेंशन नहीं है, बच्चे करते हैं, वैसे भी करते हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन जैसे मैम हम ज्योग्राफी कैसे पढ़े, एंशिएंट कैसे पढ़े, पॉलिटी कैसे पढ़े, पूछ लो। ऑप्शनल किसका? ऑप्शनल ज़ूलॉजी किस किस का है? किसी का नहीं है। यहाँ क्या ऑप्शनल है बच्चों का? एंथ्रो और हिस्ट्री। एंथ्रो हिस्ट्री का मुझे एक पता है कि हिस्ट्री का एक देयर इज़ अ वेरी गुड सोर्स, स्टडी हिस्ट्री करके ऑनलाइन सोर्स, जिसमें बहुत इन डेप्थ वो पढ़ाते हैं, तो यू कैन लाइक गो टू दैट साइट एंड स्टडी हिस्ट्री। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है ऑप्शनल्स का, लेकिन ओवरऑल ऑप्शनल में एक स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी चलती है। जो आपका सिलेबस होता है ना, सिलेबस का टॉपिक दिया होगा, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का ये लेता है, महाजनपदा टॉपिक है, इसका ना आप अपना एक एक पेज पे A4 शीट पे एक एक नोट बनाओ। ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में आता है ह्यूमन हिस्ट्री, उसका भी एक पेज का नोट बनाओ। तो आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए, अपने हैंड रिटन नोट्स पॉइंट फॉर्मेट में, जो आप कल जल्दी रिवाइज करो और वहाँ प्रोड्यूस कर सको। यहाँ पे वो जल्दी से रिकैप्चुलेट हो जाता है जो आपने खुद लिखा हुआ होता है, प्लस रिवाइज करना इजी होता है। आप सोचो आप कहाँ उठाओगे इतनी मोटी मोटी बुक्स उस टाइम पे, फिर रिवाइज करते रहोगे, बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपने ऑप्शनल की 2 नोटबुक्स बनाई थी और सब टॉपिक वाइज मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप अपना ऑप्शनल के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम देना है अभी से ही स्टार्ट करो, ठीक? और कोई क्वेश्चन? मैपिंग वगैरह कर रहे हो? मैपिंग किया करो। मैपिंग कैसे करते हैं? अपनी एटलस एक रखो अपने घर पे, एटलस डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो ना, उसमें तो कोई परेशानी नहीं आती। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, मेंस के कैसे बनाने हैं। न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने? हाँ, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रिपेयर करना है तो बनाने तो पड़ेंगे। हाँ, दैट इज ऑल्सो समथिंग इफ यू फाइंड इट गुड ना फॉर योर सेल्फ। बट आई टेल यू वाई आई एम सेइंग कि न्यूज़पेपर के नोट्स, क्योंकि मेंस के लिए यू हैव टू बी इन दैट फ्लो, राइटिंग का फ्लो। व्हेन यू राइट दोज फैक्ट्स ना, दोज फिगर्स, यू हैव दैट सेंस ऑफ कंप्लीशन कि हाँ मैंने ये चीज़ लिखी है, आई कैन राइट इट इन एग्जाम। ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड विद द विजन एंड देन प्रोड्यूस इन द एग्जाम, सबका अलग अलग होता है, लेकिन एक मुझे लगता है कि देयर इज ए सेंस ऑफ नो, आई हैव प्रैक्टिस्ड इट, आई हैव रिटन इट। वही कॉन्फिडेंस मुझे हेल्प किया था उस मेंस में कि मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि मैंने हर चीज़ लिखा था, कहीं ना कहीं लिखा था, नोट बनाया था। तो वो आता है दिमाग में ना कहीं वो वर्ड्स आते हैं, वो फ्लो करते हैं, मसल मेमोरी इसको बोलते हैं। आपके हाथ को याद रहता है कि अच्छा यू हैव ड्रॉन दिस डायग्राम ऑफ UAE, देन यू कैन एक्सप्लेन द इंटरनेशनल रिलेशन, यू हैव जॉट डाउन दीज पॉइंट्स। जैसे विजन है ना, यहाँ तक कि मैंने विजन की शॉर्ट नोट्स बनाए थे लास्ट पे। तो नोट्स इज समथिंग आई रियली लाइक। लड़कियों का होता भी है कि नोट्स बनाना अच्छा लगता है। आप इनको भी देखो कितने अच्छे से इन्हें नोटबुक बनाई है। तो दिस इज समथिंग इट्स नॉर्मल फॉर गर्ल्स, बट डिफरेंट थिंग्स। मंथली मैगजीन्स 365 में ना सब कुछ कवर नहीं होता है, जो मंथली है ना उसमें सब कवर होता है।
आई सजेस्ट कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर मेंस प्रिपरेशन, मंथली मैगजीन्स पूरा कवर करो, वो भी ऐसे कवर करो कि अब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, ठीक है, अब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप बचा है, इसमें आप क्या करोगे, 10-10 दिन तक एक एक पोर्शन उठाओगे। जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक की मैगजीन उठाई आपने अपने पास वो मैगजीन्स रखी, उसके मैं क्या करती थी, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करती थी लैपटॉप में, डाउनलोड की, मैं ऊपर से लिखती थी अपनी नोटबुक पे या A4 शीट्स पे पॉलिटी, फिर पॉलिटी के जितने टॉपिक्स होते थे ना उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस तो उसका शॉर्ट नोट, पुलिस रिफॉर्म्स उसके शॉर्ट नोट्स क्या, उसमें आपको पता है विजन की मैगजीन में होता है बोल्ड लेटर्स में लिखा, तो उसी में शॉर्ट नोट्स बनाती थी, उसका रिवाइज करती थी बस। बट ये चीज़ हेल्प करती है, आप पढ़ के जाओगे ना वो उतना हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपने पढ़ा है, फिर उसको थोड़ा सा लिखा है, थोड़ा एफर्ट लगाया है, अपना मसल्स पूरा इन्वॉल्व किए, तो इट विल हेल्प यू। ये जो नोट्स बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, आपने कितने रिवीजन के बाद बनाए नोट मेकिंग, कब से आपने स्टार्ट? नोट मेकिंग देखो मैंने बोला था ना, मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था 2019 से, तभी से मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने स्टार्ट किए। न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाती थी कि हमारे पास हिंदू न्यूज़पेपर आता था, तो एक तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने बनाया था नोट का, मुझे याद है, जल्लीकट्टू वाला इशू चल रहा था साउथ इंडिया में, तो वो उसमें हमने एथिक्स रिलेटेड टू एनिमल्स, बायो एथिक्स, वो सब चीज़ें आती है, तो उसका मैंने नोट्स बनाया था। लेकिन हाँ ये चीज़ था मुझे कि अच्छा जल्लीकट्टू है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है, प्रीलिम्स में भी ये फैक्ट पूछे, लेकिन मेंस में पूछेंगे वो पूरा इशू रिलेटेड टू एनिमल्स पे, कौन कौन से मतलब कोई भी वायलेंस होता है या फिर एनिमल से रिलेटेड कौन से एक्ट्स वगैरह है, तो उसका मैंने 1 पेज का नोट बनाया था। दिस वॉज माई फर्स्ट नोट। तो ऐसे ही इस चीज़ को मैंने इम्प्रोवाइज़ किया ओवर टाइम, उसको वो नोट शायद 2-3 पेज में पहुंचा था, ओवर टाइम वो मेरे पेज के छोटे से एक पोर्शन में पहुंचने लगा। तो इम्प्रोवाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे ये रिवाइज करना है और फिर उसको वहाँ पे प्रोड्यूस करना है अपने मेंस में। तो नोट्स मैंने ऐसे बनाए थे स्टार्टिंग में। जीएस में मैंने जो जीएस में टॉपिक वाइज नोट्स होता है, आप पूरा पढ़ते हो ना सिलेबस 1 साल तक, पूरा अच्छे से बेसिक्स सब क्लियर होता है ना, फिर आप सिलेबस उठाते हो, मतलब जैसे अभी से दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग योर नोट्स, दिस विल बी योर स्टैटिक का नोट, ठीक है, जो आपका क्लासरूम नोट है ये आपको हेल्प करेगा। इन केस यू आर नॉट कमिंग टू क्लासेस, या फिर सम पीपल आर हु डू नॉट गो टू कोचिंग, तो वो अभी का टाइम इज़ परफेक्ट। जैसे प्रीलिम्स से 2 महीने 3 महीने पहले तक का आपका सारा नोट्स कंपाइल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स कब होगा JKPSC का या UPSC का, मान लो मई है ना, मई में है, मई 26 मई। तो आपके पास होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, मई। UPSC का प्रीलिम्स है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ है, मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। इसीलिए मैं क्या करती थी, मतलब मैं क्या करती हूँ अभी भी, कि जनवरी से पहले अगर आपका है दिसंबर पीछे 4-5 महीने में मैंने अपने मेंस के टॉपिक वाइज नोट्स बनाए होंगे। मेंस के होता है ना टॉपिक वाइज नोट्स, मतलब आप मेंस का सिलेबस खुलाओ, फिर उसके माइक्रो टॉपिक्स होते हैं। एक तो जनरल सिलेबस होता है UPSC के मेंस का, उसके फिर टॉपिक्स के अंदर माइक्रो टॉपिक्स होते हैं। उन माइक्रो टॉपिक्स का मैंने हाफ पेज का कुछ छोटे छोटे नोट्स बना लिए हैं, तो ये आपके रहते हैं मेंस के नोट्स रेडी। उसके बाद अगर आप UPSC का प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपना पूरा इस टाइम को अच्छे से प्रीलिम्स के लिए दो, प्रीलिम्स के लिए मतलब आपको न्यूज़पेपर पुराना पूरे 1 साल का अच्छे से रिवाइज़ करो, पुराना जो नोट्स बनाया है, मेंस के नोट्स हैं उनको भी साथ साथ में रिवाइज़ करो, क्योंकि वो स्टैटिक के ही तो नोट्स हैं। और उसके बाद आपका जो करंट अफेयर रहेगा उसका रिवाइज़ करो, NCERTs का रिवाइज़ करो। ये है ना ये वाला टाइम, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, सब कुछ पढ़ना होता है इसमें। अपना मैपिंग इसमें करो, अपना जो कुछ वीडियोस आती है 7 आवर लेक्चर्स फॉर मैपिंग, 4 आवर लेक्चर्स फॉर मैपिंग, उन वीडियोस को देखा करो, अपने एटलस पे मार्क करो, फिर बाद में रिवाइज़ करो, ठीक है। तो ये जो पोर्शन ये है ना प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले आपके नोट्स सब रेडी होने चाहिए।
ठीक है। जैसे अगर आप अभी JKPSC के लिए एम कर रहे हो तो अभी से आप अपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाना स्टार्ट करो, टॉपिक वाइज आपके पूरे रेडी हो जाएंगे। फिर जब 3 महीना बचेगा प्रीलिम्स को, तब आप पूरा यू गेट इनटू दैट प्रीलिम्स मोड, मतलब टेस्ट सीरीज लगाओ, अपना वो फैक्ट्स पढ़ो, प्रीलिम्स बूस्टर्स होते हैं वो पढ़ो, या अपनी प्रीलिम्स मैगजीन्स होती है वो पढ़ो। जैसे हमें सर यहाँ पर पढ़ा गया लक्ष्मीकांत को ऑलरेडी पढ़ा है, तो हम फिर साइड बाय साइड चलाते रहेंगे उसे। हाँ। तो फिर उससे एडिशन करना है कि उसकी अलग से नोटबुक बनानी है? सर क्लास में पढ़ाते हैं, वो नोटबुक बनवाते हैं ना क्लास में, है ना, तो बस वही है आपका नोट्स। हाँ बस वही है आपके नोट्स। फिर नहीं ज़रूरत होती है फिर, हाँ, और यहाँ फैकल्टी अच्छी है। हाँ, तो जो यहाँ नोट्स बन रहे हैं ना, दैट इज़ इनफ। बट जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, कभी हो सकता है कि करंट अफेयर में कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आप टॉपिक पढ़ते हो, कोई ना कोई जजमेंट आ रही होती है। अभी जैसे कोलिजियम सिस्टम, अभी इलेक्शन कमीशन पे चल रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, तो वो आप फ्यूचर में कभी जब वो न्यूज़ में रहेगा वो आप ऐड करोगे। कहाँ ऐड करोगे? जहाँ मैंने बोला कि अपने नोटबुक के साइड में थोड़ा सा पोर्शन खुला रखना चाहिए, ठीक है, तो आप वहाँ पे वो चीज़ ऐड कर सकते हो। पर्सनली बताऊं तो मैंने कॉलेज के टाइम पे बनाए थे, लेकिन वो फिर मुझे फेंकने पड़े। जो मतलब हम क्या करते हैं, हम बुक्स के नोट्स बनाते हैं। और एक बात बताऊं, इफ़ यू आर नॉट इन टू दैट हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ना, तो तब आई विल सजेस्ट कि हाँ बना लो, क्योंकि कहते हैं ना इसमें आपको पूरा खुद को इन्वॉल्व करना पड़ता है। सब बहुत सारे लोग हैं UPSC के, बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनने लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन सब के नोट्स इनिशियली बनाए थे। मैंने भी यही सोच के बनाया कि नहीं यार, अगर इनने बनाए हैं मैं भी बना लेती हूँ, मे बी कहीं ना कहीं तो हेल्प मिलता होगा। तो आई डिड नॉट वेस्ट एनी ऑफ माई टाइम या फिर इधर उधर। तो आई यूज टू मेक छोटे छोटे नोट्स, लक्ष्मीकांत के छोटे नोट्स मैंने बनाए थे। तो उसमें से कुछ कुछ पोर्शन मैं रिवाइज किए थे मैंने, ऐसा नहीं है कि सारे फेंक दिए थे, क्योंकि इनिशियल इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका जो पहला नोट होगा वो परफेक्ट होगा। इट इज़ समथिंग दैट यू इम्प्रोवाइज। इम्प्रूविंग इज द की टू दिस एग्जाम। इफ़ यू आर इम्प्रूविंग विद टाइम ओनली देन यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। तो नोट्स अगेन इट्स योर मर्जी, बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बुक को ही 5-6 बार रिवाइज कर सकता हूँ, 5-6 क्या, लक्ष्मीकांत तो 15-20 बार पढ़नी पड़ती है, उसको आपको लगता है कि हाँ कर पाओगे तो कर लो। लेकिन हाँ, जब आपको प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करना होता है ना, आप लक्ष्मीकांत का आपको खुद तब आइडिया लगेगा, अच्छा मुझे ये पोर्शन याद नहीं रह रहा है, मैं इसकी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। ये आर्टिकल याद नहीं रहता है, मैं बनाऊंगा। आर्टिकल 200 क्या है, आर्टिकल 142 क्या है, ये मतलब न्यूज़ में रहते हैं लेकिन हमें जल्दी से याद नहीं आते हैं, तो ये वाले आर्टिकल्स के छोटे नोट्स आप बना लेते हो। तब तक ना आप 10-12 बार पढ़ते हो ना, तो आपको खुद आइडिया लगता है कि मुझे कौन सी चीज़ याद रहती है, कौन सी नहीं याद रहती है। तो जो याद नहीं रहती है ना, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, ठीक है। ऐसे में मैंने क्या किया था, आई शेयर माई स्ट्रैटेजी, कि ऐसे में मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर्स के एसेज पढ़े थे, बहुत सारे एसेज मैंने पढ़े थे। मतलब जो मुझे टॉपर का ऐसे मिलता था पढ़ती रहती थी मैं फ्री टाइम में। तो फिर उसके बाद ऐसे में होते हैं 2 चीज़ें, एक होता है वो फिलोसफिकल ऐसे और दूसरे होते हैं टॉपिक वाइज ऐसे। जो टॉपिक वाइज ऐसे है ना, मैंने इसके कुछ 5-6 पेज बनाए थे। उन 5-6 पेजेस में मैंने थीम्स लिखे थे, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, फॉरेन रिलेशंस, ऐसे कुछ थीम्स बनाए थे, विमेन एंड चिल्ड्रन। तो उससे रिलेटेड मैंने स्टार्टिंग में ऐसे का जो होता है ना इनिशियल पोर्शन, देखो देखो, ये ऐसे होता है ना, इसमें जब आप स्टार्ट करते हो, अब एक वो ट्रेंड बना है कि आप एक एनेक्डोट डालते हो, ठीक है। तो वो एनेक्डोट्स ना, यहाँ तक कि मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैंने टॉपर्स कॉपी से अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स निकाले थे, स्टोरीज निकाली थी, उसके नोट्स छोटे छोटे बनाए थे। क्योंकि आप सोचो अगले दिन ऐसे का पेपर है, आप कहाँ बैठोगे ढूंढने, अच्छा उस टॉपर की कॉपी में मैंने वो स्टोरी पढ़ी थी, मत ढूंढोगे। आप उसका छोटा छोटा नोट बना लो और उसके बाद उसी को वहाँ पे रिवाइज करो जल्दी से और लिख दो। अच्छा, थीम वाइज मैंने बोला था, थीम्स मैंने बनाई थी। थीम्स के लिए जैसे एजुकेशन हो गया,
जैसे आपका फॉरेन रिलेशंस हो गया। तो इसके ना ये थीम्स में मैंने अपने कुछ फैक्ट्स रखे थे, कुछ स्कीम्स रखी थी। कोई होता है ना, कोई ब्यूरोक्रेट जिसने अपनी तरफ से कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया होगा, वो एग्जाम्पल्स होती है, पर्सनालिटीज़ के एग्जाम्पल्स वो ऐड किए थे, कुछ कोटेशंस रखी थी। तो मैं इन चीज़ों को ना याद करती थी, या मैं क्या करती थी, मुझे पता था, मैं अपना इंस्टाग्राम हमेशा चलाती थी और मैं इंस्टाग्राम पे ना स्टोरी, अपनी स्टोरी इंसान बंदा बहुत बार देखता है, तो मैं अपनी स्टोरी पे डाल देती थी कोई कोटेशन, फिर उसको 5-6 बार देखती थी, वो याद रह जाती थी। तो जो चीज़ें होती है ना जो आपके लिए वर्क करती है वो किया करो, ठीक है। तो ऐसे के लिए ये वाली स्ट्रैटेजी होती है। फिर ऐसे में आप एक फ़्लो मेंटेन करना पड़ता है। आप जब हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हो, कोई एडिटोरियल का कोई आप पढ़ लेते हो कोई एडिटोरियल, तो वहाँ पे आप देखोगे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो ये ऑथर है ना, इसने पूरा एक फ़्लो बनाया होता है। आपको एक सेकेंड भी नहीं लगेगा कि मैं कोई डिफरेंट टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जो इसने टॉपिक में लिखा है बस वही फ्लो हो रहा है। हर बार ऐसे के हर पैराग्राफ के बाद खुद को रिकॉल करो, अच्छा टॉपिक क्या है, तभी आप उस फ्लो में रहते हो कि हाँ ये टॉपिक हमें पूरा एक कोहेरेंस रहनी चाहिए ऐसे में। वो कोहेरेंस अपने जो होता है ना वोकैबुलरी, इसको स्ट्रॉन्ग करो। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चैट जीपीटी है, उससे बातें करते रहो, यूज़ फैंसी वर्ड्स ऐसे करके बोल दो चैट जीपीटी को, वो वहाँ से आपको दे देगा पूरा। तो आज आप टेक्नोलॉजी का यूज़ इतना इफ़ेक्टिवली कर सकते हो ना, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। बस वही है कि यू हैव टू यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे। पीछे जो किया ना, जो भी हुआ डजेंट मैटर, नाउ एंड टुमारो मैटर्स, ठीक है। अपने पे वर्क करो, अपनी स्किल्स पे वर्क करो, खुद की पर्सनालिटी पे वर्क करो कि नहीं यू आर अ ब्यूरोक्रेट, यू हैव टू एक्ट लाइक वन, यू हैव टू थिंक लाइक वन। तो तभी वो आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। और अच्छा, आंसर्स में लास्ट पे देना होता है वे फॉरवर्ड, ठीक है। कंक्लूजन, आधे लोग कंक्लूजन देते हैं, आधे वे फॉरवर्ड। आई यूज टू राइट वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में आपकी पॉजिटिविटी तभी रिफ्लेक्ट होगी व्हेन यू थिंक इन दैट डायरेक्शन। नहीं, अगर क्वेश्चन आया है कि विमेन इश्यूज़ पे, तो वे फॉरवर्ड में आप कुछ ऐसा सजेशन दोगे कि यस ये बच्चा तो अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा, इसने इतना अच्छा सजेशन दिया। और कोई क्वेश्चन? है कोई क्वेश्चन आंसर राइटिंग से? कोई एथिक्स? एथिक्स में अगेन जो आपके क्लासरूम नोट्स होंगे, ठीक है। एथिक्स में केस स्टडीज़, हाँ केस स्टडीज़ में अगेन टॉपर्स कॉपी मैंने रेफ़र किया था। टॉपर्स कॉपी निकालती थी मैं, लगभग 50-60 केस स्टडीज़ मैंने पढ़ी थी, 50-60 केस स्टडीज़। फिर उसके बाद केस स्टडीज़ जब आप आंसर्स उनके पढ़ते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आंसर का स्ट्रक्चर क्या रहता है। उसमें आपको ऑप्शंस देने पड़ते हैं, हु आर द स्टेक होल्डर्स। फिर उसके बाद आपको देना पड़ता है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू इन दिस केस, इफ़ यू आर द डीएम ऑफ दैट एरिया, व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस, विच कोर्स ऑफ एक्शन यू विल टेक। तो वो स्ट्रक्चर आपके माइंड में कैसे आएगा जब आप पीछे से आपने पढ़ी होगी वो चीज़ें। तो वो चीज़ आप विद टाइम डेवलप होती है, आप जब केस स्टडीज़ प्रैक्टिस भी करते हो। ये केस स्टडीज़ इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ये ना हो जाता है, वो ऑन द स्पॉट आपको पढ़ना पड़ता है, ऑन द स्पॉट आंसर बनाना पड़ता है, वो हो जाता है। लेकिन जो होता है ना बाकी वो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद आपका ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, उसमें आप एक चीज़ करना, अभी जब आपको क्लास नोट्स बनेंगे ना, क्लास नोट्स एथिक्स के, वो ख़त्म होने के बाद आप लोग अपना एक चार्ट बनाओगे, ठीक है। ये आप एक मिनट, तो आप ना ऐसे एक चार्ट बनाओगे। इस चार्ट में आप ये 3 पोर्शंस बनाओगे, ये आप लोग नोट करना, अगर अभी नोट नहीं करोगे याद रखना। मगर तो ऊपर रखोगे टॉपिक, यहाँ टॉपिक, यहाँ डेफिनेशन, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स। टॉपिक फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी या कंपैशन, इसका यहाँ डेफिनेशन लिखा, ऑनेस्टी की एग्जाम्पल्स लिखी, जैसे मदर टेरेसा
यहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम हो गए. कोई कॉमन एग्जाम्पल, माई प्रिंसिपल ही वॉज ऑनेस्ट बिकॉज ही डिड नॉट लेट एनी माल फंक्शन हैपन इन द स्कूल. कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. तो ये पेज है ना, ये आपको इतना हेल्प करेगा ना, जो आपको पूरी एथिक्स का पूरा इतना सिलेबस, वो जो बुक्स होती है वो नहीं हेल्प. ये लास्ट में जब आप रिवाइज करोगे ना, लेकिन ये बनाओगे कहाँ से? जो आपको क्लास में नोट्स बनाएंगे ना सर, फिर उसके बाद उन नोट्स को आप रिवाइज करोगे. ठीक है, उन नोट्स को रिवाइज करने के बाद वो छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें ऐड करोगे. ठीक, तो एथिक्स के लिए ये. एंड आई थिंक मोर और लेस हमने सब चीज़ों पे बात कर ली है ना. अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन कनेक्ट टू मी. तो यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू माई इंस्टाग्राम. तो चलाते हैं ना सारे लोग, ilka_Hassan. कोई क्वेरी होगी, कभी कोई क्वेश्चन होगा, कुछ होगा, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, चलो, थैंक यू.